नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 2 अगस्त को होगी जारी। वाराणसी में पीएम मोदी किसानों को जारी करेंगे किस्त, सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगी रकम। रासायनिक उर्वरकों के नुकसान से फसलों को बचाने और जैविक खेती के लिए उत्तर प्रदेश राज्य उद्यान विभाग द्वारा दिया जा रहा है अनुदान। किसान अनुदान के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। अगले 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी अलर्ट। जम्मू के ज्यादातर क्षेत्रों में भी जनजीवन पर असर। खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में कृषि विभाग के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। कृषि मंत्री ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी होगी। इस दौरान 9.7 करोड़ किसानों को लगभग 20,500 करोड़ की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। मंत्री ने अधिकारियों को देश भर में व्यापक प्रचार प्रसार, कृषि विज्ञान केंद्रों, केवीके, पंचायत प्रतिनिधियों और स्वयं सेवियों की मदद से अधिकतम किसानों को जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि किसानों से संवाद और जागरूकता का अवसर भी है। योजना के तहत अब तक 3.69 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए जा चुके हैं। भाई और बहनों, आप सबको प्रणाम। खरीफ की फसल अच्छी होगी, लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले हैं। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, 2 अगस्त ठीक 11 बजे आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, आईसीआर के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। आप पता कर लीजिए कि निकटतम कार्यक्रम आपका कहां है और उस कार्यक्रम में जरूर जुड़िए। प्रधानमंत्री जी को सुनिए। मैं तो कार्यक्रम में जा ही रहा हूं, आप भी जरूर जाएं। फसलों से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल फसल को जहरीला बनाता है। गौरतलब है कि आधुनिक कृषि पद्धति में किसान ज्यादा पैदावार पाने के लिए तेजी से रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कीटनाशकों के इस्तेमाल से हालांकि शुरुआत में उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर मिट्टी, फसल और इंसान की सेहत तीनों पर पड़ता है। गौरतलब है कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों में मौजूद तत्व जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट और पोटाश फसल को जल्दी बढ़ने में मदद करते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक पोषक संतुलन को बिगाड़ देते हैं। कीटनाशकों में मौजूद कैंसर कारक और न्यूरोटॉक्सिक तत्व हमारे शरीर में पहुंचकर धीरे धीरे बीपी, शुगर, हार्मोनल गड़बड़ी और कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए किसानों को जैविक तरीके से खेती करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य उद्यान विभाग द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथ ही जैविक खेती के लिए राज्य उद्यान विभाग द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है। किसान अनुदान लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और बरसात के मौसम में पशु अधिक बीमार पड़ते हैं। ऐसे में HS और BQ वैक्सीनेशन ज़रूरी है। इससे पशु सुरक्षित रहेंगे और दूध उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा। बरसात के समय में यदि आपके भी पशुओं का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो आप पशु चिकित्सक के अनुसार सही वैक्सीनेशन करवा लीजिए, नहीं तो आपके पशु बीमार हो सकते हैं और यदि बीमार होंगे तो उनकी मौत भी हो सकती है। गौरतलब है कि HS और BQ ये 2 वैक्सीनेशन ऐसे होते हैं कि बरसात के समय में पशु कुछ भी खा लेता है या उसे कोई चोट लगती है तो पशु अधिक बीमार नहीं पड़ते। इस सिलसिले में चिकित्सक का कहना है
कि बरसात के दिनों में आपको केवल 2 वैक्सीनेशन विशेष तौर पर पशुओं को करवा लेनी चाहिए, जिसमें HS और BQ ये दोनों ऐसे वैक्सीनेशन होते हैं कि बरसात में आप ये वैक्सीनेशन अगर करवाते हैं तो उनका दूध कम नहीं होगा और उनको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। यदि वह बीमार पड़ते हैं तो भी दूध कम होगा, जिससे आपकी कमाई कम हो जाएगी, तो वहीं उनकी मौत होने का भी डर बना रहेगा। और आइए बात करते हैं मूंगफली की खेती की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में मूंगफली की खेती की ओर जागरूकता फैलाई जा रही है। बरसात के मौसम में तराई इलाके के कुछ हिस्सों में मूंगफली की खेती की जाती है। ऐसे में लखीमपुर खीरी ज़िले के बिजुआ ब्लॉक के रहने वाले किसानों को निःशुल्क मूंगफली का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्हें मूंगफली की खेती करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे किसान मूंगफली की खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकेंगे। गौरतलब है कि मूंगफली की किस्म को बरसात के मौसम में बोया जाता है। इन किस्मों में GJG32 मूंगफली की किस्म की औसत उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली मूंगफली को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब बारिश ना हो तो सिंचाई करना ज़रूरी है। 120 दिन से लेकर 150 दिन में ये तैयार हो जाती है। इस फसल की अच्छी पैदावार के लिए तापमान कम से कम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। खरीफ सीज़न के दूसरे पखवाड़े में बुआई की जाए तो बेहतर होगा। मूंगफली की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये मिट्टी हल्की, बलुई, दोमट और पीली हो तो अच्छी पैदावार होती है। खरीफ की बुआई के क्षेत्र में एक अच्छी खबर आई है। कृषि विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस साल खरीफ की बुआई में वृद्धि देखी जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि खरीफ की बुआई अब तक 4% बढ़ी है। धान, मूंग और मक्का उन फसलों में शामिल है जिनके रकबे में सबसे ज़्यादा इजाफा देखा गया है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये खास रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि इस साल खरीफ की बुआई में अच्छी वृद्धि हुई है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर खरीफ की बुआई अब तक 4% बढ़ी है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि 25 जुलाई तक बुआई का रकबा 829.64 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जबकि एक साल पहले ये 797.91 लाख हेक्टेयर था। इससे देश में करीब 1097 लाख हेक्टेयर के सामान्य क्षेत्रफल का 75% बुआई क्षेत्र कवर हो गया है। धान, मूंग और मक्का उन फसलों में शामिल है जिनके रकबे में सबसे ज्यादा इजाफा देखा गया है, जबकि कपास, सोयाबीन, अरहर और उड़द का रकबा पिछले साल की तुलना में कुछ कम रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल धान की खेती में अधिक वृद्धि देखी जा रही है। पिछले साल जहां धान की बुआई 216.16 लाख हेक्टेयर में हुई थी, तो वहीं इस साल धान की बुआई अब तक 245.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है। उसी प्रकार दलहन पिछले साल जहां 89.94 लाख हेक्टेयर में बोया गया था, तो वहीं इस साल इसकी बुआई अब तक 93.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है। उसी तरह कुल्थी पिछले साल 0.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया था, तो इस वर्ष इसे 0.15 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। अगर पोषक या मोटे अनाजों की बात करें तो इनके रकबे में भी इजाफा हुआ है, जो पिछले साल के 154.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में इस साल 160.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया है। ज्वार की बात करें तो इसे 12.34 लाख हेक्टेयर की तुलना में 12.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया है। उसी प्रकार बाजरा 57.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में 58.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया है। मक्का पिछले साल के 78.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में इस साल 85.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगाया गया है। बात करें तिलहन की तो इसके बुआई क्षेत्र में कुछ कमी आई है। इसका रकबा 170.7 लाख हेक्टेयर से कम होकर 166.9 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। सोयाबीन का रकबा पिछले साल जहां 121.38 लाख हेक्टेयर था, तो वहीं इस साल इसका रकबा 116.71 लाख हेक्टेयर है। उसी प्रकार सूरजमुखी का रकबा पिछले साल 0.59 लाख हेक्टेयर था, जो इस साल 0.56 लाख हेक्टेयर है।
हालांकि मूंगफली के रकबे में हल्का इजाफा हुआ है। मूंगफली का रकबा पिछले साल 40.77 लाख हेक्टेयर था। इस साल इसकी बुआई 41.17 लाख हेक्टेयर में की गई है। उसी प्रकार तिल की खेती पिछले साल जहां 7.14 लाख हेक्टेयर में की गई थी, तो इस साल इसकी बुआई अब तक 7.44 लाख हेक्टेयर में हो गई है। कपास का रकबा भी 2.2% घटकर 105.52 लाख हेक्टेयर से 103.15 लाख हेक्टेयर रह गया है। पिछले साल की तुलना में इस साल खरीफ की बुआई में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। हम बात करें धान की या मोटे अनाज की या फिर दलहन की या तिलहन की, लगभग हर फसल ही इस बार ज़्यादा बोया जा रहा है। ये सरकार की स्कीमों का नतीजा है कि किसान इससे लाभ उठाकर अपने फसल को अधिक से अधिक बो रहे हैं। किसान समाचार के लिए कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं शमीम अख्तर, दिल्ली। और देश भर में अभी खरीफ फसलों की बुआई का समय चल रहा है। इस समय किसानों को सबसे अधिक यूरिया, डीएपी एवं अन्य खाद की आवश्यकता होती है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य के सभी उर्वरक मैन्युफैक्चरर और सप्लायर संस्थानों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस समय 9.18 लाख मीट्रिक टन यूरिया एवं 5.58 लाख मीट्रिक टन फॉस्फेटिक उर्वरक उपलब्ध है। ये उपलब्धता सहकारिता क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। समीक्षा बैठक में पाया गया कि कुछ कंपनियां बहुत कम प्रतिशत में उर्वरक की सप्लाई कर रही हैं। उन्हें स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कंपनियों को शेष आवंटन की सप्लाई जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कहीं भी उर्वरक की ओवर रेटिंग, टैगिंग या जबरन अन्य उत्पादों की बिक्री की शिकायत मिलने पर संबंधित कंपनी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत FIR दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपनी फसल की रुपाई व टॉप ड्रेसिंग की आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक खरीदें। वहीं किसान उर्वरक की शिकायत अपने जनपद के जिला अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष में दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कर्नाटका के कुलबर्गी की महिलाओं की उपलब्धि का जिक्र किया। इन महिलाओं ने जवार की रोटी को एक ब्रांड बना दिया है। इसके लिए इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है। उसमें हर रोज़ 3000 से ज़्यादा रोटियां बन रही हैं। इन रोटियों की खुशबू अब सिर्फ गाँव तक ही सीमित नहीं है। कुलबर्गी की रोटी अब बड़े शहरों के किचन तक पहुँच रही है। कर्नाटक के कलबुर्गी की प्रतिष्ठित जोलाडा रोटी को जिले की सीमाओं से परे ले जाने के लिए एक जमीनी स्तर पर शुरू हुआ प्रयास अब इस बात का प्रतीक बन गया है कि कैसे परंपरा, महिला उद्यमिता और स्मार्ट ब्रांडिंग एक व्यंजन को नया रूप दे सकते हैं। 39 वर्षीय गृहिणी ज्योति के लिए ये पहल आजीविका का एक प्रमुख स्रोत बन गई है। जब उन्हें पता चला कि उन्हें रोटी बनाने वाली मशीन के लिए सब्सिडी या ऋण मिल सकता है, इस तरह से एक सोसाइटी का गठन हुआ। ज्योति उन हजारों महिलाओं में से एक हैं जो अब सहकारी समिति के साथ काम कर रही हैं और प्रतिदिन लगभग 200 रुपए कमा रही हैं। ये जो सारे महिलाओं के पास से हम रोटियां खरीद लेते हैं और हमारे रोटी केंद्र में आने के बाद उसको फिर से हम पैकिंग करके और उसका हाइजीनिक चेक करते और चेक करने के लिए एक हमारा एक टीम है और उसका हाइट, रोटी का वेट, वो सब देखकर हम मार्केटिंग में बेचते हैं। इसमें बाकुली और कलबुर्गी के आसपास के कई गांवों की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो घर पर रोटियां बनाती हैं और इसके लिए बाहर से ज्वार मंगाकर उन्हें खुद तैयार करती हैं। दरअसल कलबुर्गी रोटी उत्पादक संघ की शुरुआत 2024 में सिर्फ 100 महिलाओं के साथ हुई थी। आज इसके सदस्यों की संख्या लगभग 1000 हो गई है। सभी महिलाएं हमारे घर में जो रोटी बनाते थे वो मार्केटिंग कैसा करना बोल के हम सोच के सभी जने हमारे टीम वाले बैठ के वो रोटी को मार्केटिंग कैसा करना बोल के सोच के हम एक संघ बनाए। इसको क्यों नहीं हम ऑनलाइन मार्केट थ्रू ले जाना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्यों नहीं बेचना। ये ग्लूटेन फ्री है, फैट फ्री है और दूसरे रोटियों से भी हमारा फूड बहुत बेटर है, इसलिए हम ऑनलाइन मार्केट करना बोल के सोचे। इसके लिए देश भर से ऑनलाइन ऑर्डर मिल रहे हैं।
पिछले 15 महीनों में इसने 50 लाख रुपए का राजस्व दर्ज किया है और इसने बेंगलुरु और कलबुर्गी में फ्रेंचाइजी आउटलेट भी लॉन्च किए हैं। साथ ही साथ हैदराबाद और पुणे में भी विस्तार करने की योजना है। एक मशीन के पीछे तकरीबन 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और ये रोटी बनाने से वो बेनिफिशियरी को तकरीबन महीने को 20 से 25,000 इवन 30,000 सीजन में अब तो 50,000 तक भी वो लोगों को मंथली इनकम मिल रहा है। जोलाडा रोटी के अलावा इन महिलाओं ने सूरजमुखी के बीज की चटनी और मूंगफली की चटनी पाउडर का उत्पादन भी शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य अपनी पेशकश में विविधता लाना और संपूर्ण क्षेत्रीय खाद्य पोर्टफोलियो का निर्माण करना है। अनेक चुनौतियों के बावजूद ये महिलाएं आशावादी हैं और भविष्य को आकार देने में सक्षम भी। बेंगलुरु से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में मानसून का प्रभाव बने रहने के कारण बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान 12 जिलों में भारी और 3 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक मानसून मेहरबान रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित बेगूसराय, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, गयाजी, बक्सर, नवादा, रोहतास, भभुआ, भोजपुर और औरंगाबाद में तेज हवा के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी। किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर में मंडी भाव। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य रही। 30 जुलाई को इसके भाव में तेजी का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में भाव गिरे तो कुछ में केले का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले के सौदों में बढ़त देखने को मिली। 29 जुलाई को इसका भाव रहा 2,500 रुपए, जो कि 30 जुलाई को 500 रुपए उछलकर 3,000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में भी केले का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 29 जुलाई को केले की खरीद 2,875 रुपए पर हुई। 30 जुलाई को यहां इसका भाव 5 रुपए बढ़कर 2,880 रुपए हो गया, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इस दौरान केले के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 29 और 30 जुलाई को केला बिना किसी बदलाव के 3,200 रुपए पर बिका। वहीं राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में 30 जुलाई को केले का कारोबार 100 रुपए टूटकर 3,200 रुपए से 3,100 रुपए पर हुआ। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहां की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। हाल ही में रूस ने भारत से आम, केला, अनानास, पपीता, लीची, अमरूद और एवोकाडो जैसे फलों के आयात को लेकर गहरी दिलचस्पी दिखाई है, जिनमें से एक केला है। भारत से रूस प्रमुख रूप से केले का आयात करता है। इससे पहले रूस लैटिन अमेरिका में इक्वाडोर से केले का आयात करता था। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में सुधार होगा। भारत अभी जिन देशों को केले का निर्यात करता है उसमें प्रमुख हैं ईरान, इराक, यूएई, ओमान, उज्बेकिस्तान, सऊदी अरब, नेपाल, कतर, कुवैत, बहरीन, अफगानिस्तान और मालदीव। इसके अलावा भारत अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, चीन, नीदरलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे विकसित देशों को भी केला भेजता है। गर्मियां आते ही मंडियों में नींबू के दाम में बढ़त देखने को मिल रही है।
बीते 2 दिनों के दौरान देश की ज्यादातर मंडियों में नींबू के भाव किस तरह रहे, इस पर एक नजर डालते हैं। एगमार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान नींबू के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 जुलाई को नींबू का भाव था 1500 रुपए, 30 जुलाई को इसके सौदे 500 रुपए उछलकर 2000 रुपए पर हुए। इसी तरह गुजरात की राजकोट मंडी में बीते मंगलवार को नींबू का भाव था 1500 रुपए, बुधवार को इसके सौदों में 250 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 1750 रुपए प्रति क्विंटल पर। पंजाब की गुरदासपुर मंडी में 29 जुलाई को नींबू का भाव रहा 3300 रुपए, 30 जुलाई को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 3300 रुपए पर बना रहा। हरियाणा की शाहाबाद मंडी में भी नींबू के भाव में स्थिरता रही। यहाँ दोनों दिन यानी 29 और 30 जुलाई को नींबू का भाव 4700 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की कुछ मंडियों पर नजर डालें तो बुधवार के दिन यहाँ की बदायूं मंडी में नींबू का भाव रहा 4800 रुपए, पीलीभीत मंडी में नींबू 4960 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही गुलावटी मंडी में इस दौरान नींबू के सौदे 8200 रुपए पर हुए। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तराखंड के तराई वाले इलाकों में किसान मक्का की बुवाई पूरी कर लें। यहाँ इस समय मूंग, उड़द और मिर्च की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के पहाड़ी इलाकों के किसान धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। उत्तराखंड में ही किसान टमाटर के खेतों में पानी जमा ना होने दें। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। पंजाब के पश्चिमी मैदानी इलाकों में किसान कपास और मक्का के खेतों में पानी जमा ना होने दें। यहाँ इस समय फूल गोभी की बुवाई की जा सकती है। पंजाब के मध्य मैदानी इलाकों में किसान धान और मूंग की बुवाई कर सकते हैं। हरियाणा के पश्चिमी इलाकों के किसान धान की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ पर किसान कपास के खेतों में पानी जमा ना होने दें। हरियाणा में ही किसान बाजरा की सिंचाई से बचें। यहाँ पर किसान बाजरा के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। दिल्ली के किसान सब्जी, दलहन और अन्य फसलों की नर्सरी और खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। यहाँ इस मौसम में बैंगन, मिर्च और फूल गोभी के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। दिल्ली में किसान इस मौसम में ग्वार, मूली, सेम, पालक, चौलाई और भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान धान के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। यहाँ के किसान गन्ने के खेतों में पानी जमा ना होने दें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान इस मौसम में अरहर, तिल, ज्वार, बाजरा, लोबिया और मक्का की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है।
झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खास खबरों पर। खास खबर में मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद फैसला आ गया है। एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। एनआईए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में यूएपीए लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि नियमों के अनुसार मंजूरी नहीं दी गई थी। मामले में यूपा के दोनों मंजूरी आदेश दोषपूर्ण हैं। इसके साथ ही एनआईए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के आवास में विस्फोटक के भंडारण या संयोजन का कोई सबूत नहीं है। पंचनामा करते समय जांच अधिकारी द्वारा घटनास्थल का कोई स्केच नहीं बनाया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय सूचना सेवा 2023-24 बैच के ट्रेनी ऑफिसर्स के साथ संसद भवन में मुलाकात की। प्रक्षु आईएएस अधिकारियों ने इस दौरान संसद की कार्रवाई भी देखी। आईएएस अधिकारियों से मुलाकात के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे समय में जब सूचनाएं विचारों की गति से फैल रही हैं और सूचना का प्रवाह समाज को प्रभावित कर रहा है, तब सूचना सेवा अधिकारी के रूप में इन ट्रेनियों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी के साथ ही आप हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।